आज हम लोग का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, पहला लेक्चर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस सेकंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को डिफाइन करना है, साथ में समझेंगे परमिटिविटी क्या है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स क्या होता है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं हम लोग, या कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये डिस्कस करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, एक से ज़्यादा पॉइंट चार्जेज है तो उन सभी पॉइंट चार्जेज के कारण किसी एक पॉइंट चार्ज पे कैसे फोर्स कैलकुलेट करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ में कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस देखेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे, जिससे ये कॉन्सेप्ट और हमारा क्लियर हो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कूलम्स लॉ पे। कूलम्स लॉ कह रहा है The magnitude of force between two point charges is directly proportional to the product of magnitude of their charges। कह रहे हैं कि दो चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्सेज आर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट चार्जेज। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दो पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन के लॉन्ग होगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट चार्जेज की। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं पॉइंट चार्जेज। देख रहा है ये पॉइंट चार्जेज क्या मीनिंग रखता है। पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं हम लोग। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है एक ऐसा चार्ज जिसको हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रख सकते हो, या फिर कोई चार्ज बॉडी है उसका साइज इतना छोटा हो दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में, उसको हम लोग पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सके। तो वैसे चार्ज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वैसा दो चार्ज है जिसका डायमेंशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जिसके डायमेंशन को हम लोग डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा कह रहे हैं, उसको हम लोग पॉइंट चार्ज कहेंगे। तो वैसे केस में दोनों पॉइंट चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और साथ में क्या कह रहे हैं हम लोग, साथ में कह रहे हैं कि जो फोर्स है वो दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग है उसी लाइन के लॉन्ग होगा। जैसा कि पहले से हम लोग जानते हैं कि दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यानी एक प्लस और एक माइनस अगर लेते हैं तो दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का होगा, और इन दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग है उसी लाइन के अलोंग फोर्स होगा। Q1 को Q2 अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और Q2 को Q1 अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह से फोर्स दोनों जो है एक ही लाइन पे होगा, पर यहाँ पे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल एंड अपोजिट होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ से भी हम लोग कहते हैं कि ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो Q2 जितना Q1 पे फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 पे Q1 लगाएगा, दोनों फोर्स बराबर होगा। और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो यहाँ कूलम्स लॉ से दिया गया है। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि दो चार्ज सिमिलर नेचर के हो, यानी दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव हो, तो दोनों के बीच रिपल्सन का फोर्स लगता है। तो दोनों का फोर्स इधर ऐसा लगेगा कि दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर जा रहे हो। इसको मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं। मैथमेटिकली देखेंगे तो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है फोर्स के मैग्नीट्यूड को हम लोग दिखाएंगे कि फोर्स जो है प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर के। यहाँ Q1 Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड है। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम लोग एक कांस्टेंट ले आते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे कूलम्स कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट कहेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और जो फोर्स कांस्टेंट है उसको फिर हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये K की वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होगा फॉर फ्री स्पेस इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लेते हैं। अगर फ्री स्पेस नहीं है, फ्री स्पेस यानी वैक्यूम की बात कह रहे हैं, वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम हो, किसी और तरह का मीडियम हो, वाटर हो, लिक्विड हो, या डिफरेंट टाइप्स के मीडियम हो सकता है, तो उन सभी मीडियम्स में
ये जो फोर्स कांस्टेंट है वो बदल जाता है, उसकी वैल्यू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इन सब की वैल्यू भी देखी जा सकती है, एप्सिलॉन नोट और के की वैल्यू जो है वो हम लोग एक्सपेरिमेंटल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि दो चार्ज हमको अगर दिया गया हो, दोनों का मैग्नीट्यूड पता है Q1 Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है, तो ये वैल्यू और इधर से ये फोर्स पता किया जा सकता है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट से अगर पता कर ले तो हमारा जो यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है एप्सिलॉन नोट या के, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन को क्या कहेंगे? हियर एप्सिलॉन नोट एंड एप्सिलॉन आर कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं ऑफ फ्री स्पेस एंड मीडियम रेस्पेक्टिवली। किसी फ्री स्पेस का परमिटिविटी एप्सिलॉन नोट है और फ्री स्पेस नहीं है, कोई अदर मीडिया है तो अदर मीडियम के लिए हम लोग एप्सिलॉन लेते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू जो है एप्सिलॉन नोट से डिफरेंट होगा, तो वो कितना डिफरेंट है या इनका जो रिलेटिव वैल्यू है वो हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी या इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ER इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट। ये किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी है, यानी कि किसी मीडियम का जो परमिटिविटी है उसको अगर हम लोग वैक्यूम या फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी है उससे कंपेयर करेंगे, उससे तुलना करेंगे, या उसका जो रेशियो होगा वही उसका रिलेटिव परमिटिविटी कहलाएगा। अब एप्सिलॉन को हम लोग एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर में लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 8.85 इंटू 10⁻⁻12 लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कूलम्स कांस्टेंट की, के की बात करते हैं, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू हम लोग 3.14 ले लेंगे और यहाँ पे 4 रख लेंगे, तो ये जो रेशियो आएगा ये अप्रोक्सीमेटली आता है 8.98 इंटू 10⁻⁹। तो उसको और अप्रोक्सीमेशन में ले तो ये अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10⁻9 लिख सकते हैं। ये फ्री स्पेस के लिए। एनी अदर स्पेस के लिए एप्सिलॉन की जगह पे, एप्सिलॉन नोट की जगह पे एप्सिलॉन आ जाएगा, या फिर एप्सिलॉन की जगह पे हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, ये इधर जब चला जाएगा तो एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 है, उसको एप्सिलॉन आर से डिवाइड करेंगे तो ये किसी भी मीडियम का फोर्स कांस्टेंट दे सकता है। यानी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है या इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह रहे हैं, तो मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना टाइम्स के कम हो जाता है। इन जनरल जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये जो रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 1 से बड़ा होता है। तो हम लोग कहते हैं कि फ्री स्पेस में जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा और किसी दूसरे मीडियम में अगर ले जाते हैं तो फोर्स कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना टाइम्स कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कूलम्स लॉ से हम लोग 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें सवाल ये भी हो सकता है, बहुत लोगों के मन में सवाल हो सकता है, थोड़ा बैक चलते हैं। ये जो कूलम्स लॉ दिया गया है उसमें कई बार लोगों के मन में ऐसा सवाल होता है कि फोर्स जो है वो चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है और आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ सिर्फ आर क्यों नहीं लिया गया, या ऊपर चार्ज का स्क्वायर क्यों नहीं लिया गया दोनों का? ऐसे बहुत बार सवाल आता है मन में। तो आप एक चीज समझिए कि ये किसी ने अपने घर से लॉ नहीं बताया, ये कूलम्स लॉ नेचर का लॉ है और फिजिक्स में ऐसे नेचर के लॉ को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जो हमारा ऑब्जर्वेशंस है उसी रिजल्ट को हम लोग लॉ ऑफ नेचर कहते हैं, या जिसने भी उसको डिस्कवर किया उसके लॉ से हम लोग जानते हैं। तो ये कूलम्स ने डिस्कवर किया है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स करेंगे तो उसी प्रोपोर्शन में फोर्स बढ़ जाता है। और इस साथ साथ ये भी देखा गया कि डिस्टेंस हम लोग जितना बढ़ाते जाते हैं उसका स्क्वायर टाइम्स फोर्स कम होते जाता है। यानी जब डिस्टेंस हम लोग डबल करेंगे तो फोर्स जो है वो 2 का स्क्वायर 4 गुना कम हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इसमें हम लोग कोई बदलाव नहीं कर सकते। इसलिए आप
जो लॉ दिया गया है उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देने से काम नहीं चलेगा, उसका एग्जैक्ट डायरेक्शन भी बताना होगा कि फोर्स जब भी लगेगा तो किधर लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा। तो जैसे दो चार्ज दिया हुआ है Q1 Q2 2 पॉइंट चार्ज, और किसी ओरिजिन से इन दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। Q1 का पोजीशन वेक्टर है मान लेते हैं R1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2। ये पोजीशन वेक्टर पता है कि दोनों स्पेस में कहाँ पे है, ये मिल जाएगा पोजीशन वेक्टर से, और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड पता है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एग्जैक्टली बताया जा सकता है। कैसे बताएंगे? Q1 Q2 को जो मिलाने वाली लाइन है ये Q1 से Q2 की तरफ जो वेक्टर ड्रॉ करते हैं वो कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 रिलेटिव टू 1। तो इसको लिखने का तरीका है R21। यहाँ जो सिंबल 21 है सबस्क्रिप्ट में वो इंडिकेट करता है, R तो पोजीशन वेक्टर को इंडिकेट करता है, नंबर 2 और 1 जो है ये कह रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 रिलेटिव टू 1। ये वेक्टर में भी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 रिलेटिव टू 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब दोनों जो चार्ज है Q1 Q2, ठीक है, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि दोनों चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। नेगेटिव होगा तो उसी हिसाब से डायरेक्शन फोर्स का चेंज हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक नेगेटिव हुआ या दोनों नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट फिर से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स है F21 वो किधर लगेगा? ये R21 के डायरेक्शन में ही लगेगा। यहाँ फोर्स जो है वो R21 के डायरेक्शन में लगेगा। इसी लाइन के लॉन्ग लगना है जो R21 का लाइन है। अभी इस लाइन के लॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है या रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। तो रिपल्सिव फोर्स ले लिए दोनों सिमिलर चार्ज को मानते हुए, F21 ले लिए। तो अब ये फोर्स का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग R21 से लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो हम लोग जानते ही हैं। तो इसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे F21 क्या इंडिकेट कर रहा है? फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। तो 1/4πε0 Q1 Q2 वेक्टर R21 ऊपर लिए हैं डिवाइडेड बाय वेक्टर R21 का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। यहाँ पे होल क्यूब क्यों लिया गया है? क्योंकि पहले हम लोग जानते थे कि यहाँ पे R² लेना, दोनों के डिस्टेंस का, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर लेना है नीचे में, पर स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्यू लिए हैं। अगर इसको स्क्वायर लिखेंगे तो एक R और निकल जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R² इंटू R, और ऊपर एक वेक्टर R है। वेक्टर R को R से डिवाइड करेंगे तो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा जो R के डायरेक्शन का ही होगा, R21 के डायरेक्शन में होगा। जैसे यहाँ पे R21 का होल स्क्वायर अगर लिखते हैं तो एक R से इसको डिवाइड कर दिए हैं तो ये वेक्टर का साइन यहाँ है और यहाँ यूनिट वेक्टर का साइन है, तो ये बता रहा है R21 यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव होगा तो R21 का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। दोनों अगर पॉजिटिव होगा तो R21 के डायरेक्शन में फोर्स होगा। दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो गया तो ये प्लस और माइनस का प्रोडक्ट माइनस हो जाता है, तो बाहर माइनस साइन लग जाएगा। R21 के बाहर माइनस साइन मतलब R21 के ठीक अपोजिट का फोर्स होगा, तो फोर्स यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप हो जाएगा। तो फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव ये Q1 Q2 के साइन पे डिपेंड करता है। डायरेक्शन के लिए हमेशा हम लोग किसको यूज करेंगे? R21 का यूज करेंगे। R21 के डायरेक्शन में होगा एग्जैक्टली जब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। अब जब दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो R21 के ठीक अपोजिट हो जाएगा जब यहाँ माइनस साइन लग जाएगा। तो आपको अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग अलग यूनिट वेक्टर या अलग अलग वेक्टर लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में पूरा लिखेंगे तो R21 जब लिखेंगे तो यहाँ R² की जगह पे RQ कर देते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, R21 लिखने का तरीका क्या है? हम लोग जानते हैं ये जो पोजीशन वेक्टर है 2 का 1 के रेस्पेक्ट में, R21 को हम लोग लिख सकते हैं R2 माइनस R1, ठीक है। फाइनल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसमें से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को घटाते हैं, तो R21 के जगह पे हम लोग लिखेंगे R2 माइनस R1, और यहाँ पे भी R21 के जगह पे R2 माइनस R1 लिखेंगे। इसके मैग्नीट्यूड का होल क्यू लिखना है क्योंकि ऊपर पूरा वेक्टर लिए हैं, यूनिट वेक्टर नहीं लिया गया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इससे फोर्स का मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा। ये जो मैग्नीट्यूड है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², ये मैग्नीट्यूड भी मिल जा रहा है और डायरेक्शन भी मिल जा रहा है। तो इस तरह से कूलम्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
सिमिलरली F12 अगर कैलकुलेट करना हो तो ये जो R21 लिए हैं उसको वेक्टर का डायरेक्शन बदलना होगा, इधर R12 लिख देना होगा यहाँ पे, बस कोई चेंज नहीं आएगा। अगर फोर्स 12 लिखना है तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर 12 लेना होगा। तो F12 के जगह पे यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड इंटू R12 डिवाइडेड बाई R12 का होल क्यूब। यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो यहाँ R² लिखना होगा, और अगर इस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना होगा तो R12 यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 रिलेटिव टू 2 लेना है। तो R के पोजीशन वेक्टर में से जिसके रिलेटिव में पोजीशन वेक्टर लेते हैं उसके पोजीशन वेक्टर को माइनस करते हैं। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और है, इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे, यहाँ दोनों ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है, तो किसी एक में अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, जैसे 1-2 में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये R1 माइनस R2 जो है वो R2 माइनस R1 हो जाएगा। यहाँ माइनस कॉमन ले लेने से ये भी R2 माइनस R1 है, ये भी R2 माइनस R1 हो जाएगा अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसी एक में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो दूसरे के बराबर हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होता है वो एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर होता है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F21 इज इक्वल टू माइनस F12, यानी ये दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है, एक दूसरे के अपोजिट है। चलिए आगे अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, Q1 दिया है 2 माइक्रोकूलम एंड Q2 5 माइक्रोकूलम, इज गिवन बाय Q1 का पोजीशन वेक्टर है 2i माइनस 2j प्लस के एंड माइनस 2i प्लस j प्लस के। ये किसका है, Q2 का है, रेस्पेक्टिवली कह रहे हैं क्रमशः Q1 का ये हो गया और Q2 का दूसरा वाला पोजीशन वेक्टर हो गया। फाइंड द फोर्स ऑफ Q2 ऑन Q1, Q1 पे फोर्स निकालना है Q2 के कारण, तो इसको हम लोग F12 लिखेंगे। तो F12 हम लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूले से, F12 होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 इंटू यहाँ पोजिशन वेक्टर लिखेंगे R12, R12 को हम लोग लिखते हैं R1 माइनस R2, ठीक है। यहाँ R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का होल क्यू लेंगे। ऊपर अगर पूरा पोजिशन वेक्टर लिखना है तो नीचे मैग्नीट्यूड का होल क्यू लेंगे, ऊपर अगर यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो नीचे पोजीशन वेक्टर जो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि पूरा वेक्टर लिखे हैं, यूनिट वेक्टर नहीं लिखे हैं, इसलिए नीचे मैग्नीट्यूड का होल क्यू लेंगे। अब क्वेश्चन में आते हैं फिर से, Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, Q1 है 2 माइक्रोकूलम और Q2 है 5 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 यहाँ लेंगे और यहाँ 5 इंटू 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -12, और ये 1/4πε0 जो है वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता ही है। और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कैसे लेंगे, देखिए ये R1 माइनस R2 करना है, 1 में से 2 को घटाना है, यानी I वाले में से I को, J वाले में से J को और K वाले में से K को घटा देते हैं। तो 2i में से -2i घटाएंगे तो +4i हो जाएगा, -2 में से 1 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, और यहाँ 1 में से 1 घटा देंगे K वाला, तो K वाला टर्म 0 हो गया, उसको हटा दिए। अब 4i माइनस 3j का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाता है एग्जैक्टली 5। तो ये 5 मैग्नीट्यूड हो गया इसका, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड 5 का होल क्यूब ले लिए। यहाँ पे ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो गया, Q1 Q2 का प्रोडक्ट 10 इंटू 10 टू द पावर -12 हो गया, और ये 4i माइनस 3j एज इट इज लिख दिया है डिवाइडेड बाई 5q। अब 5q की वैल्यू रख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर -11 हो गया, इंटू 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, तो 9 इंटू 10 टू द पावर -2 ऊपर लिखेंगे, 9 इंटू 10 टू द पावर -2 ऊपर लिखेंगे, इंटू 4i माइनस 3j डिवाइडेड बाई 125। तो इस तरह से इसको और चाहे तो हम लोग और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं या इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं। तो यहाँ फोर्स जो है I और J के फॉर्म में मिल रहा है, यानी XY से इसका एंगल पता चल जाएगा या XY के डायरेक्शन में कंपोनेंट पता चल जाएगा, तो उससे आप फोर्स का डायरेक्शन भी बता सकते हैं इस फोर्स का, और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं।
तो यहाँ से फोर्स का सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को वेक्टर फॉर्म में मिल गया। आगे देखते हैं किस तरह का सवाल पूछा जाता है इस पे। एक क्वेश्चन दिया है, इफ फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेज इज 162 न्यूटन इन फ्री स्पेस। 2 पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स कितना है, 162 न्यूटन है फ्री स्पेस में। देन व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम इफ केप्ट इन वाटर एट सेम डिस्टेंस। इन्हीं 2 पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स क्या होगा अगर इसको हम लोग वाटर में रखते हैं। जहां पे दिया गया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 81, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्री स्पेस में जो फोर्स है, जब इस किसी और मीडियम में ले जाते हैं तो वहाँ फोर्स कांस्टेंट जो है वो कम हो जाएगा, उसकी परमिटिविटी बढ़ जाती है अगर मीडियम की, तो फोर्स कांस्टेंट कम हो जाएगा। तो फोर्स कांस्टेंट कम हो जाएगा तो फोर्स भी कम हो जाएगा। कितना टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना टाइम्स कम हो जाएगा। जो k है वो एप्सिलॉन r टाइम्स कम हो जाता है, एप्सिलॉन r से डिवाइड कर देते हैं k की वैल्यू को, फोर्स का वैल्यू भी एप्सिलॉन r से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी मीडियम में जो फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 बाई r स्क्वायर लिखते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन r लिख सकते हैं। ये एप्सिलॉन नोट फ्री स्पेस का परमिटिविटी है और ये रिलेटिव परमिटिविटी है, एप्सिलॉन की जगह पे ऐसे लिख सकते हैं। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू q1 q2 बाई r स्क्वायर की वैल्यू तो दी हुई है, ये 1 बाई एप्सिलॉन r को अलग कर दे रहे हैं, इतना का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है। ये 1 बाई एप्सिलॉन r की वैल्यू भी दी हुई है और ये जो फ्री स्पेस में फोर्स है वो दिया गया 162। सेम डिस्टेंस सेम चार्ज रखेंगे तो किसी और मीडियम में, अदर मीडियम में ये 162 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन r हो जाएगा, यानी 81 से डिवाइड कर देंगे। 162 को 81 से डिवाइड करेंगे तो ये फोर्स हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 2 न्यूटन। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच जहाँ फोर्स 162 है फ्री स्पेस में या वैक्यूम में, वहीं वाटर में ये फोर्स घट करके 2 न्यूटन रह जा रहा है। तो ऐसे अलग अलग मीडियम में फोर्स जो है वो चेंज हो सकता है, सेम चार्ज और सेम डिस्टेंस पे रखेंगे उसके बावजूद भी। नेक्स्ट अब हम लोग को देखना है कि ये तो 2 पॉइंट चार्ज की बात हो गया। अगर 2 से ज़्यादा पॉइंट चार्ज है तो किसी एक सिंगल पॉइंट चार्ज पे एक से ज़्यादा पॉइंट चार्ज का फोर्स अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हम लोग कहते हैं कि जो पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, इसको हम लोग पहले भी डिस्कस किया है, जब आप वेव पढ़ रहे थे तो वेव में भी डिस्कस किया गया था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, किसी एक सोर्स का जो इफेक्ट है दूसरे सोर्स के प्रेजेंस या एब्सेंस पे अगर डिपेंड नहीं करता है तो मल्टीपल सोर्स का जो इफेक्ट होगा उसको हम लोग डायरेक्टली जोड़ लेते हैं। नेट इफेक्ट जो होगा सबका सम होगा। यहाँ पे क्योंकि वेक्टर एक फोर्स जो है, यहाँ पे क्योंकि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर को जोड़ने का तरीका हम लोग वेक्टर मेथड से करेंगे, नॉर्मल तरीके से उसको नहीं जोड़ते हैं। जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे दिया गया है, इफ नंबर ऑफ चार्जेज आर इंटरैक्टिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज इज नॉट अफेक्टेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर चार्जेज। कह रहे जहां नंबर ऑफ चार्जेज आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं तो किसी 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स है वो किसी और चार्ज के प्रेजेंस पे या उसके एग्जिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। एंड द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज ड्यू टू ऑल अदर इंडिविजुअल चार्जेज। किसी एक पॉइंट चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वो बाकी जितने भी इंडिविजुअल चार्जेज हैं उस इंडिविजुअल चार्ज के कारण जो फोर्स होगा उसका वेक्टर सम होगा। यह एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, एक कोई पॉइंट चार्ज लेते हैं Q, इस Q पे इसके सराउंडिंग में दूसरा पॉइंट चार्ज है Q1, इसके कारण फोर्स देखते हैं। तो ये Q1 Q पे फोर्स कैसे लगाएगा, इन दोनों के बीच का जो लाइन है उसी लाइन पे एक फोर्स है F1 मान लेते हैं। इन दोनों के सराउंडिंग में मान लेते हैं कोई और एक चार्ज पार्टिकल है Q2, ठीक है। अब इस Q2 के आने से Q1 का जो फोर्स है वो अगर वेरी नहीं करता है, वो चेंज नहीं होता है। मान लीजिए ऐसा होता है कि Q1 का फोर्स जो है वो Q2 को देख करके थोड़ा Q1 डर जाता है, कम फोर्स लगता है, ठीक है। या फिर Q1 को और ज़्यादा हिम्मत मिल जाती है, ये फोर्स बढ़ जाता है। तब ऐसे क्या होता है कि और जब चार्ज बढ़ेगा तो ये फोर्स जो है वैसे वैसे वेरी कर जाता है। अगर ऐसा होता है तब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं लगता।
पर ऐसा नहीं होता है, चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता है। किसी एक चार्ज का जो फोर्स है दूसरे चार्ज के होने या नहीं होने पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये Q1 का जो फोर्स है, उसी तरह Q2 का फोर्स कैलकुलेट करेंगे। Q2 का फोर्स मान लीजिए इस लाइन पे इधर F2 है, उसी तरह यहाँ सराउंडिंग में और चार्ज है, मान लीजिए Q3 है, Q3 का जो फोर्स होगा वो F3 है। ये इंडिविजुअल चार्ज का जो फोर्स है बाकी चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इन सभी फोर्स का जो वेक्टर सम होगा वही नेट फोर्स कहलाएगा चार्ज Q पे। चार्ज Q पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, इन तीनों का वेक्टर सम ले लेंगे। तो इस तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत आसान है अप्लाई करना, बस ये ध्यान रखना है कि F1 F2 F3 जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज को ध्यान में रखना है, बाकी चार्ज आसपास सराउंडिंग में है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जहाँ एक पॉइंट चार्ज से ज़्यादा चार्जेज हो जाते हैं वहाँ पे हम लोग हर पॉइंट चार्ज का फोर्स कैलकुलेट करते हैं, उसको ऐड करते हैं। अगर ये डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज है तब तो सबका एक एक फोर्स अलग अलग का देख करके, सबका इंडिविजुअल का फोर्स कैलकुलेट करके सबको सम किया जा सकता है। पर कई केसेज में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस हो जाता है, तो उसमें ढेर सारे पॉइंट चार्ज हो जाएंगे। तो ढेर सारा पॉइंट चार्ज जब हो जाएगा तब उसमें इंडिविजुअल चार्ज का फोर्स कैलकुलेट करके उसको जोड़ना साधारण तरीके से संभव नहीं होगा। तब वैसे केस में हम लोग इंटीग्रेशन की मदद लेते हैं। ठीक है, तो कुछ केसेज हम लोग डिस्कस करेंगे जहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, उसमें नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 3 जो है वो कह रहा है कि अगर 3 पॉइंट चार्ज ऐसे लिए गए हैं जो किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेज पे रखे गए हों, तो किसी एक पॉइंट चार्ज पे बाकी 2 चार्ज के कारण फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं, इस पे फोर्स देखना होगा। तो इस चार्ज के कारण फोर्स F1 है, वो इस लाइन के लॉन्ग F1 होगा। ऊपर वाले पॉइंट चार्ज के कारण फोर्स जो होगा वो F2 होगा। अच्छा, अब देखिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्योंकि, तो डिस्टेंस भी सेम है और सब पे चार्ज भी सेम रखा गया है। तो F1 और F2 के लिए 2 पॉइंट चार्ज का जो फोर्स है उसमें डिस्टेंस सेम है और चार्ज भी सेम है, दोनों चार्ज। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो 2 बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर को ऐड करने का शॉर्टकट तरीका भी हम लोग वेक्टर में डिस्कस किए हैं। 2 बराबर मैग्नीट्यूड का अगर फोर्स है और दोनों के बीच का एंगल पता है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये सारे एंगल क्या हो जाएंगे, सभी एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ का एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो 2 वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का 60 डिग्री पे है, तो उसका सम कैसे लिखते हैं हम लोग, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो एकदम एग्जैक्टली 20 से निकलेगा और इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं F1 F2 जहाँ बराबर है उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर इंटू कॉस थीटा बाई 2। थीटा कौन सा, दोनों के बीच का, थीटा लेंगे 60, 60 बाई 2 लिखेंगे। ये शॉर्टकट ट्रिक सभी जगह चलता है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इंटू कॉस 60। उसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आंसर मिलेगा। तो 2 इंटू किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा बाई 2 ले लेंगे। कॉस 60 बाई 2 हो जाता है कॉस 30। अब इसमें F1 का मैग्नीट्यूड रख देंगे, 2 रख देंगे और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। सब वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग को जो फाइनल आंसर मिलेगा √3kq²/r²। तो इस तरह से हम लोग नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि दोनों के एग्जैक्टली बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही बोल रहा है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन 2q। यहाँ पे 4 चार्ज दिखाया गया है, ये स्क्वायर के वर्टिसेज पे है, q, 3q, q एंड 2q। इस 2q पे नेट फोर्स बताना है। तो इस पे नेट फोर्स हम किसके किसके चलते दिखा सकते हैं, फोर्स q के चलते, 3q और इस वाले q के चलते। तीनों का फोर्स लेते हैं। ये F1 ले रहे हैं इधर वाले चार्ज के कारण फोर्स, उसी तरह F2 ले लिए हैं हम लोग इस q के कारण। अब F1 F2 मैग्नीट्यूड में बराबर होगा क्योंकि इस 2q चार्ज से दोनों चार्ज का डिस्टेंस भी सेम है और दोनों के बीच दोनों से जो डिस्टेंस है वो सेम है और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए दोनों फोर्स जो होगा वो सेम होगा मैग्नीट्यूड में। 2 बराबर मैग्नीट्यूड का फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो बीच से निकलता है
और ये जो चार्ज है 3Q, इस चार्ज के कारण जो फोर्स है इस लाइन पे होगा, तो ये फोर्स इस तरफ होगा F3। तीनों को जोड़ना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि F1 F2 को जोड़ लेते हैं। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो F3 के डायरेक्शन में होगा, तो F1 F2 का जो रिजल्टेंट है वो डायरेक्टली F3 के साथ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि दो वेक्टर जब एक ही डायरेक्शन में हो तो उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले F1 प्लस F2 करेंगे पहले वाले कॉन्सेप्ट से। दो वेक्टर जब मैग्नीट्यूड में सेम हो तो 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द वेक्टर इंटू कॉस थीटा बाई 2, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ कॉस 45 हो जाएगा। और दोनों के बीच का जो फोर्स है वो Q1 है Q और Q2 है 2Q, तो Q इंटू 2Q हो जाएगा 2Q स्क्वायर, तो 2KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर हो गया ये, इंटू 2 इंटू कॉस 45 होता है 1/√2, तो ये मल्टीप्लाई करके इतना आया। अब कह रहे हैं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो F3 के डायरेक्शन में है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो F3 के साथ डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा, उससे हम लोग को नेट फोर्स मिल जाएगा। F नेट हो जाएगा F1 F2 का मैग्नीट्यूड प्लस F3 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे F3 आप देख सकते हैं 3Q इंटू 2Q करेंगे तो 6Q स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 इंटू KQ स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर लेंगे, इज इक्वल टू हो गया 2। यहाँ पे आप देखेंगे 2 से 6 को काटेंगे 3 आ गया, यहाँ पे 2√2 है, 2√2 प्लस 3 और कॉमन हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। तो इस तरह से दो से ज़्यादा अगर पॉइंट चार्ज है तो किसी एक पॉइंट चार्ज पे बाकी सारे चार्ज का जो फोर्स है वो इंडिविजुअल का फोर्स कैलकुलेट करके उन सब का वेक्टर सम ले लेते हैं। ज़्यादातर केसेज में क्वेश्चंस में कुछ ऐसा सिमेट्री दिया रहता है जिससे जो वेक्टर सम है उसको कैलकुलेट करना आपके लिए आसान हो। क्वेश्चन का मकसद आपको परेशान करना नहीं होता है, जनरली बेसिक कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि नहीं, जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, दो पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स कितना होता है उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिख पा रहे हैं या नहीं, डायरेक्शन सही से दिखा पा रहे हैं या नहीं। इन्हीं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में दिया जाएगा, उसको आपको करना रहेगा। तो आज के लिए इतना ही था। आज ये टॉपिक समाप्त हुआ। इसमें हम लोग डिस्कस किए दो पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स कैसे लगता है, उसका डायरेक्शन कैसे देखेंगे, मैग्नीट्यूड क्या होता है, और अगर दो से ज़्यादा पॉइंट चार्ज है तो किसी इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज पे दो से अधिक चार्ज का फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंडिविजुअल का फोर्स लेते हैं और फिर उसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, और सभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के आधार पे इंडिविजुअल चार्ज के कारण जो फोर्स है उन सभी फोर्स का जो वेक्टर सम होगा वो रिजल्टेंट फोर्स बताएगा या नेट फोर्स बताएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स, और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है वो हम लोग ऐसे ही अलग अलग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।